अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले एक रबड़ की स्ट्रिप जो है वो कंसीडर करेंगे, जिसको यहाँ से हमने अटैच किया हुआ है किसी भी सपोर्ट के साथ, और यहाँ से हम इसको फोर्स लगा के तो जो है वो इसमें डीफॉर्मेशन जो है वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें कि ये जो डॉट हैं लगाए हुए, ये इसमें इस रबड़ जो स्ट्रिप है इसमें मौजूद एटम्स हैं। ठीक है, आपको पता है कि एटम्स जो हैं ये थोड़ा थोड़ा मतलब वाइब्रेट जो है वो करते हैं और अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। और जब आप इसको हम ऐसे फोर्स लगा के इसको नीचे की तरफ खींचते हैं, इसमें डिफॉर्मेशन जो है वो लेके आते हैं। पहले इसकी एक्चुअल लेंथ थी एल, लेकिन अब डिफॉर्मेशन की वजह से या ये जो फोर्स हमने लगाई है इसकी वजह से इसकी लेंथ जो है वो इतनी हो गई है, जिसमें जो चेंज आई लेंथ है वो है डेल्टा एल। ठीक है, यानी लेंथ में इजाफा हो गया। तो हमारे इस डिफॉर्मेशन, ये जो फोर्स है इसको डिफॉर्मेशन फोर्स कहते हैं, यानी जिसकी वजह से इसकी लेंथ में इजाफा हुआ या जिसकी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हुई। और डिफॉर्मेशन क्या है? स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन है, यानी स्ट्रेन क्रिएट हुई। तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल अपनी या एटम्स जो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे, अपनी मीन पोजीशन पे थे, वो थोड़ा थोड़ा जो है वो खिंच जाते हैं। ठीक है, उनमें स्ट्रेस जो है वो क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही ऑपोजिट एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगती है, जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। जो फोर्स ये चाहती है कि ये मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाए। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही वो फोर्स होती है जिसको हम स्ट्रेस का जो है वो नाम देते हैं, जो हमारे यहाँ पे फोर्स लगाने की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर या एटम्स के अंदर स्ट्रेस जो है वो पैदा करती है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम जैसे जैसे हम इसको खींचते जाएंगे वैसे वैसे जो है ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो, यानी आप ये कह लें कि जो अट्रैक्शन की फोर्स है, या ये जो मतलब एक मॉलिक्यूल इसके दरमियान और इसके दरमियान जो फासला है इसमें इजाफा होता जाएगा, ये डिफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो एक्चुअली क्या होगा कि मॉलिक्यूल की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, इसी तरह सब मॉलिक्यूल्स के साथ होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए ये डिफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं तब, इलास्टिक लिमिट का तो आपको पता है ना कि जितनी आप जो है वो एक्सटेंशन देते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। ठीक है, यानी जितनी आप फोर्स लगाते जाएंगे उतना एक्सटेंशन जो है वो होती जाएगी, उतना ये रबड़ बैंड जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ख़ास लिमिट के बाद जब आप फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो ये वापस यहाँ से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा। यानी आपने फोर्स लगाई तो इसकी ये ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, ये इतना लंबा हो गया, इतना। जैसे ही आपने ये फोर्स ख़त्म की तो ये वाले जो है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला गया। ठीक है, अब देखें कि ओरिजिनल पोजीशन पे जो ये वापस गया है तो एक्चुअली इसके पास, इसके मॉलिक्यूल्स के पास एक एनर्जी जो है वो आ गई थी। वो एनर्जी कहाँ से आई? ये हमारे जो है वो फोर्स लगाने की वजह से, हमारे फोर्स लगाने की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन है वो चेंज हुई, और उस चेंज होने की वजह से उसमें एक एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई, जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन की वजह से होती है। और उसी एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो दोबारा बैक अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। ठीक है, इसको मज़ीद थोड़ा-सा समझने के लिए हम एक स्प्रिंग की एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसको हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है। आपको पता है जब हम स्प्रिंग को इस तरह फोर्स लगा के खींचते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वो इसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, और जब हम इसको फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यानी मीन पोजीशन पे नहीं जाता। फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी मीन पोजीशन है, बल्कि ये दो पोजीशंस के दरमियान जो है वो ऐसे वाइब्रेट करने लग जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि हम जब इसको खींचते हैं स्प्रिंग को, हम इसको इलोंगेट करते हैं, हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम इस पे वर्क करते हैं, और वही वर्क जो है वो इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तौर पे स्टोर हो जाता है। और जब हम इसको छोड़ते हैं तो उसी एनर्जी को ये ऑसिलेट करता है, यानी एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कह लें, ये होगी मीन पोजीशन। ठीक है, यानी हमने खींच के हम यहाँ तक ले आए, यहाँ हम खींच के यहाँ तक ले आए, जब हमने छोड़ा तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये यहाँ तक जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा। तो इन दोनों पोजीशंस के दरमियान जो है ये ऑसिलेट करेगा। इसको ऑसिलेट करने के लिए एनर्जी इसके पास कहाँ से आई? वो वही एनर्जी थी जो यहाँ पे हमने जब वर्क किया, फोर्स लगाई, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो उसकी वजह से इसमें जो है वो स्टोर हो, इसके मॉलिक्यूल्स में जो है वो स्टोर हो गई, यानी इसमें स्टोर हो गई थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रेन एनर्जी एक्चुअली है क्या। यानी हम डिफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए मॉलिक्यूल को उनकी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है,
और डिस्प्लेस होने की वजह से मालिक्यूल्स के दरमियान मालिक्यूल्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है? स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि ये एक्चुअली डिफॉर्मेशन की वजह से है। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर हम ये ज़मीन से एक बॉडी को उठा के जो है वो ऐसे हाइट एच पे जो है वो ले जाते हैं, ऐसे हाइट एच पे ले जाते हैं, तो इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से एक्चुअली जो हमने इस पे वर्क किया है तो वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब पता है ना आपको, बिल्कुल वही उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं, इसकी लेंथ में इजाफा होता है, एक्सटेंशन होती है, तो इसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी ओरिजिनल पोजीशन को आप एक्चुअली थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और वही मतलब जो आपका वर्क एक्चुअली हो रहा होता है जब आपने फोर्स किया, इसकी लेंथ में जो है इजाफा हुआ, तो वही वर्क जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी बन जाता है, और वही एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम एक ग्राफ जो है वो लेंगे। ये ग्राफ जो है वो फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान है, ये वो लगाई जाने वाली फोर्स है, और ये जो है वो इसकी जो एक्सटेंशन हो रही है या इसकी लेंथ में जो है वो इंक्रीज आ रही है, ये वो है एक्चुअली। ठीक है, लेंथ जो है वो मीटर्स में है इस एक्सिस पे, और फोर्स जो है वो न्यूटन में है वो इस एक्सिस पे है। ठीक है, लेट केस के हम जो है वो इस पे फोर्स जो है वो एफ लगाते हैं, तो एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे जो है वो हम इसको कह देते हैं कि डेल्टा एक्स जो है वो एक्सटेंशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसी तरह से फिर हम और बढ़ाते जाते हैं फोर्स, तो एक्सटेंशन जो है वो L1 हो जाती है, फोर्स जो है वो F1 हो जाती है। इस तरह से और फोर्स बढ़ाते जाते हैं, F2 जो है वो फोर्स हो जाती है, तो एक्सटेंशन जो है वो L2 हो जाती है, यानी इसकी लेंथ में जो है वो मजीद इजाफा होता जाता है। लेकिन याद रखें ये उस वक्त ही ये जो ग्राफ है ये हेल्प करेगा जब आप विद इन इलास्टिक लिमिट जो है वो इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी तब तक जब आप फोर्स को लगाना बंद कर दें तो जो रबड़ बैंड था या जो भी हमारे पास मटेरियल था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस जो है वो रीगेन कर ले। तब तक ये ना हो कि इलास्टिक लिमिट को हम क्रॉस कर जाएं, तब तो आपको पता है जो भी डिफॉर्मेशन होगी वो परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, इससे बचना है, यानी उस वक्त तक जो है वो आपने लगानी, यानी एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स उस वक्त तक होता है जब तक इलास्टिक लिमिट हो, विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो तो अब यहाँ पे जो है वो फोर्स जो है वो क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, फोर्स जो है वो हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब आप फोर्स कांस्टेंट नहीं होती तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इसको पैचेस में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, यानी इस तरह से इसको पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर हम एक कर्व जो है वो ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो फर्स्ट, यानी कि हम पोर्शन की बात करते हैं, ये जो शेडिड एरिया है OAB, ठीक है, ये एक बन गई ट्राई, और इसके जो एरिया अंडर द कर्व होगा, यानी फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमें क्या देगा? वर्क डन। ठीक है, वैसे हम वर्क वाले फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, W=F.D। F जो है वो फोर्स के लिए होगा, D जो है वो डिस्प्लेसमेंट या इसमें एक्सटेंशन के लिए होगा, लेकिन क्योंकि फोर्स नॉन कांस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे कि जब फोर्स जो है ये वाली जो फोर्स जब F1 होती है तो उस वक्त एक्सटेंशन जो है वो L1 होती है, तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है यहाँ पे मैं इसको छोटा सा ऐसे ट्राइंगल लिख देना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो हमारे पास OAB किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है हाफ ऑफ ये जो इसकी जो हाइट होती है ये वाली, और ये जो इसकी बेस, यानी ये परपेंडिकुलर और ये जो बेस होता है। ठीक है, तो बेस जो है वो OA है और हाइट जो है वो AB है। तो यहाँ पे हमें पता है कि OA किसके बराबर है? L1 के बराबर है, और AB किसके बराबर है? ये देखें यहाँ पे वो F1 के बराबर है। तो हमने फार्मूला पुट कर दिया हाफ ऑफ L1 इंटू F1। F1 जो है वो फोर्स है, और जो L1 है वो उस फोर्स के नतीजे में पैदा हो जाने वाली जो है वो एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फार्मूला जो है वो हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ से एक और हम इसको सॉल्व करने के लिए, यानी इस वर्क डन को, या ये जो वर्क डन होगा ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी होगा, तो उसके लिए हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये एक कांस्टेंट होता है जो इन दोनों की रेशो के जो है वो बराबर होता है। आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेन जो है वो, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो होते हैं। स्ट्रेन पैदा हो जाने वाली डिफॉर्मेशन, और स्ट्रेस उसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स के अंदर पैदा हो जाने वाली स्ट्रेस, जिसका फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि हम यहाँ पे जो फोर्स ले रहे हैं वो F1 है तो हम F1 पुट करेंगे, और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास L1 है और टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास है L। ठीक है, तो यहाँ पे
हमारा जो फार्मूला अगर हम इसको ठीक करके लिखें तो F1 डिवाइडेड बाय L, ये डिनोमिनेटर में था, डबल डिनोमिनेटर में ऊपर चला गया, L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L टोटल लेंथ है और चेंज इन लेंथ जो है वो L1 है। तो यहाँ से हम F1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी F1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आ गई EAL1 डिवाइडेड बाय L, ठीक है। यानी यहाँ से हम निकालेंगे और इस F1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया तो हाफ ऑफ L1 F1 की जगह पे EAL1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला जो है वो हमारे पास आ गया हाफ ऑफ EAL1 स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल L। दिस इज़ द वर्क डन, ठीक है। वो जो स्ट्रेन के वो जो डिफॉर्मेशन के लिए लगाई जाने वाली फोर्स थी, एक्चुअली ये उसका वर्क डन है। और वो किस चीज़ के तौर पे स्टोर होता है? एनर्जी स्टोर्ड या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी ये वही एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल गेन करते हैं जब वो अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। वो दूर क्यों हुए अपनी मीन पोजीशन से? वो इस फोर्स के लगाने की वजह से हुए, इस फोर्स की वजह से। तो वो मॉलिक्यूल्स में यानी जो वर्क, ये फोर्स जो वर्क कर रही होगी, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है। तो वही एनर्जी जो है वो क्या होगी? हाफ ऑफ EAL1 स्केयर डिवाइडेड बाय L1। इसको हम गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये E इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, A जो है वो एरिया है उस स्ट्रिप का, उस मटेरियल का जहाँ पे हम स्ट्रेस जो है वो हो रही है, और उसके बाद L1 जो है उसमें जितनी चेंज आ रही है वो है, और L जो है वो कैपिटल लेंथ है, ठीक है। अब इस फार्मूले से आप यहाँ तक तो हो गया ना, OBA वाला हो गया। इसके बाद अगर आप L2 तक लेके जाते हैं इसको, यानी लेंथ L2 हो जाती है, फोर्स F2, तो फिर आप इसको ऐसे करके तो OCD, यानी OCD और ये वाला जो है इस तरह भी आप इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जब तक इलास्टिक लिमिट जो है वो अप्लाई होगी। यानी दोनों जो है, इन दोनों के दरमियान प्रोपोर्शनल लिमिट होगी, इलास्टिक लिमिट अप्लाई होगी, तब तक आप जो है वो कोई भी यानी कि कोई भी फोर्स लेके F1 F2 F3 और उसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन होगी L1 L2 L3, तो आप इस फार्मूले से कि एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है, जो भी यानी बने, तो उसके नतीजे में जो भी आपके पास फार्मूला यानी आता है, तो उसके लिए आप एनर्जी जो है वो, या जो वर्क डन होगा वो एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।